हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास, जिसमें हम आपको भाषा और बोलियों का परिचय कराएंगे। भाषा और बोली के बारे में बताएंगे कि भाषा और बोलियां क्या होती हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। भाषा एवं बोलियां। भाषा भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय को जोड़ने से बना है। जैसे हम भाष शब्द को लेंगे और ये बगैर स्वर के है, जब हम इसमें स्वर को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें स्वर युक्त क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा से। तो ये भाषा शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हमने बताया कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय को जोड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकट करना होता है। हम दोस्तों, जैसे हम कोई बात एक किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और किसी सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखते हैं, तो हम उसे भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का यानी मौखिक हो या लिखित हो या सांकेतिक भाषा हो, हम अपने उससे क्या करते हैं? विचार प्रकट करते हैं। आपने किसी से कोई बात कहना चाहिए तो आप क्या करेंगे? कोई बात रखेंगे, बात कहेंगे, ध्वनि के रूप में उसके समक्ष वो बात जाएगी, वो उस बात को समझेगा, तो वो क्या होगी? वो एक भाषा होगी। भाषा। तो आपको समझ में आया होगा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय को जोड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकट करना होता है। आगे, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय के व्यक्ति आपस में अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं हिंदी के बारे में आपको बता रहा हूँ, हिंदी की जानकारी करा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिन शब्दों को यानी जो बोलने में, जो आपको समझाने में जिन चिन्हों का प्रयोग हो रहा है यानी प्रतीकों का चिन्ह हो रहा है, वो ही क्या है? वो भाषा ध्वनि प्रतीकों की क्या है? व्यवस्था। जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, जिनमें प्रतीकों का क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है, वो क्या है? व्यवस्था। जैसे मैंने आपको ये बात बताई आपको कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से यानी धातु में आ प्रत्यय को जोड़ने से बना है। तो मैंने ये आपको बताई कि भाष धातु में हम जब आ जोड़ देंगे तो हमारा क्या, किसकी उत्पत्ति होगी? भाषा शब्द की। तो भाषा शब्द की जो जिनमें ये लिपि का प्रयोग हो रहा है, चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, वही क्या है? भाषा की व्यवस्था है। भाषा की क्या है? व्यवस्था। एक व्यवस्था के द्वारा ही तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। माना मैंने भाषा बोला, भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया,
शब्द बोला, जिन चिन्हों का प्रयोग किया, मैंने एक वाक्य बना करके तैयार कर दिया जिससे आप समझ पाए कि भाषा क्या है। वो क्या है रही एक, ये क्या रही एक, ये व्यवस्था रही। व्यवस्था, भाषा, भाषा ध्वनि, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय के व्यक्ति आपस में अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। एक यानी निश्चित समुदाय से मतलब है आप और हमसे, हम और आप एक आपस में बात कर रहे हैं, हिंदी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ पा रही हो, वो क्या है भाषा। क्या है वो व्यवस्था है, किनकी, प्रतीकों की, किनकी, लिपि की, लिपि। तो यही क्या है व्यवस्था, लिपि की व्यवस्था होती है एक भाषा ध्वनि। विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा, कुछ विद्वान हुए हैं जो जिन्होंने भाषा की अलग अलग परिभाषा दी है। तो यहाँ पर मैं जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनको ही लेकर के आया हूँ, जो खासकर वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पतंजलि की बात करेंगे। पतंजलि के अनुसार व्यक्तावाची वर्णा येषा ते यमे व्यक्तवाच है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। मैंने आपको कोई बात बताई जिनमें वर्णों का प्रयोग हुआ, वो क्या है भाषा। क्या है भाषा। मैंने आपको ये बताई, सारी बात बताई जिनमें वर्णों का प्रयोग हुआ बताने में, तो वो क्या हुई भाषा। किसके अनुसार, पतंजलि के अनुसार। गार्डिनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस अभिव्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यानी स्पष्ट ध्वनि, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे हो, वही क्या है व्यवहारिक ध्वनि है। ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है। साधारण रूप में मैं आपको बताऊं कि जिन लिपि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिस ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूँ, उस ध्वनि में जिन चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, जिन चिन्हों का स्पष्ट रूप से व्यवहार किया जा रहा है, वो क्या है भाषा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रही हो। यानी गार्डिनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति यानी आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि, जो स्पष्ट ध्वनि निकल रही है वो आप समझ पा रहे हैं। ध्वनि संकेतों का व्यवहार हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ संकेतों का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें क्या कहेंगे भाषा। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट समझ सकता है। ये क्या है भाषा। इनकी बिल्कुल सरल परिभाषा है। इनका कहना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यानी मैं अपने विचारों को हिंदी के बारे में जो रख रहा हूँ विचार के, हिंदी क्या है, हिंदी भाषा क्या है, जो मैं बता पा रहा हूँ आप उस भाषा को समझ पा रहे हो, वही क्या है भाषा। मैं आप तक अपने विचार रख पा रहा हूँ, विचार पेश कर पा रहा हूँ, आप उस भाषा को समझ पा रहे हो, वही क्या है भाषा। और दूसरे के विचार स्पष्ट समझ सकता है भाषा के द्वारा, तो वो क्या है भाषा। भाषा की विशेषता, यहाँ विशेषता बताई गई है। विशेषता क्या है,
भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि अर्जित संपत्ति है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या शुरुआत से ही वो भाषा का प्रयोग करता है? नहीं, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि भाषा कोई हमारे साथ नहीं आती है। हम भाषा को यहीं समाज में रह करके सीखते हैं, इसलिए कोई ये पैतृक संपत्ति नहीं है। ये एक दूसरे से क्या की अर्जित की जाती है, सीखी जाती है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। जैसे बच्चे बड़ों से सीखते हैं, यानी किसी वस्तु का नाम, चम्मच, जब हम घर में किसी के द्वारा, बड़े व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं कि ये चम्मच है, तो वो बच्चा चम्मच कहकर ही उसे मतलब उस वस्तु का नाम लेकर के ही किसी दूसरे व्यक्ति से लेता है कि मुझे क्या दे दो, चम्मच दे दो, मैं चावल खाऊंगा। तो एक दूसरे से सीखे भाई। जैसे व्यवहारिक है, व्यवहार में जो चीज़ें बोली जा रही हैं व्यवहार में, वो एक दूसरे से तो सीखी जाती हैं। हमसे बड़ों ने सीखी, किसी से हम उनसे सीख रहे हैं, तो ये क्या है, अर्जन किया जा रहा है अनुकरण के द्वारा। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। हमने पहले भी बताया कि समाज यानी अनुकरण करके सीखी जाती है, कोई पैतृक नहीं, समाज से सीखी जाती है, समाज से सीखते हैं। यानी भाषा सामाजिक प्रक्रिया है समाज से, क्योंकि भाषा समाज में एक क्षेत्र विशेष में एक जैसी होगी, तभी तो हम अपने विचारों का क्या कर पाएंगे, आदान प्रदान कर पाएंगे। हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, उसकी कुछ और भाषा है, तो क्या यहाँ आदान प्रदान हो पाएगा विचारों का? नहीं हो पाएगा। तो भाषा सामाजिक क्रिया है, समाज से सीखते हैं, समाज की एक जैसी भाषा होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील भी होती है, क्योंकि कहीं हमारे भारत में हिंदी और भी भाषाएं बोली जाती हैं, कई भाषाएं हैं, और चीन में दूसरी भाषा बोली जाती है, रूस में अलग बोली जाती है। तो यानी क्षेत्र में यानी परिवर्तनशील होती है। ये तो बहुत बड़ी बात रही, दूर की बात रही। हम कहेंगे हमारे प्रदेश यानी यूपी में कुछ और बोली जा रही है, और बंगाल में कुछ और बोली जा रही है, महाराष्ट्र में कुछ और बोली जा रही है। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। यानी हम जैसे ही स्थान में परिवर्तन करते हैं। आज हम कहाँ हैं, अलीगढ़, अलीगढ़ में कुछ और बोली जा रही है। जैसे ही हम पश्चिम में जाएंगे हरियाणा की तरफ, वहाँ कुछ और बोली जा रही होगी हमसे भिन्न। या हम पूरब की ओर चलेंगे, पूरब की ओर, तो लखनऊ के आसपास कुछ और बोली जा रही होगी। तो क्या है, भाषा परिवर्तनशील होती है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, बोली किसी छोटे स्थान में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। यानी किसी छोटे स्थान में, जैसे हम लें
बुंदेलखंड को, तो वहाँ क्या बोली जाती है? बुंदेली। एक छोटे से स्थान में, एक स्थान विशेष पर, जो स्थानीय व्यवहार में यानी बोलचाल में, एक संचार करने में, एक अपने विचार प्रकट करने में यानी विचार प्रकट करने में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा छोटे स्थान में, वो अल्प विकसित रूप क्या कहलाती है? बोली। बोली होती है वो, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली। यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दें, बोली का लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता। मैं अपनी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोलूँ, क्षेत्रीय बोली, तो इसमें कोई साहित्य लिखा जा रहा है? कोई नहीं लिखा जा रहा। हमारा ये बीच का मतलब एक विचारों का आदान प्रदान करने का एक क्या है? व्यवस्था है, एक तरीका है। तो इसमें ये बोली है हमारी। जैसे हरियाणवी बोली, हरियाणवी बोली में क्या? एक बात करने का एक हमारा एक तरीका है, आदान प्रदान, अपने विचार प्रकट करने का उनके यहाँ। तो ये क्या है? एक बोली। उपभाषा, उपभाषा को ही क्या कहते हैं? विभाषा। बोली के व्यापक रूप को ही, बोली का जब बड़ा रूप हो जाता है, व्यापक एक प्रसार हो जाता है, तो वो विभाषा कहा जाता है, यानी उपभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्रों का विकास हो जाता है, तो वह बोली न होकर उपभाषा बन जाती है। जैसे अवधी भाषा, यानी उपभाषा है ये। इसमें साहित्य लिखा गया है, इसमें रामचरित मानस की रचना हुई है अवधी में। तो ये क्या है? उपभाषा। क्या है? उपभाषा। अब आते हैं भाषा। उपभाषा आपने पहले पढ़ ली, चलो कोई बात नहीं, भाषा पढ़ते हैं। जब कोई बोली या विभाषा व्याकरण के साथ मिलकर साहित्य साहित्य रचना का उपयोग में, यानी साहित्य रचना के उपयोग में आने लगे, तो उसे भाषा कहते हैं। यानी व्याकरण के चिन्हों का, नियमों का उसमें प्रयोग होने लगे बोली या विभाषा में, और उससे क्या लिखा जाने लगे? साहित्य। क्या? साहित्य लिखा जाने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? वो एक भाषा का रूप धारण कर लेंगी। क्या? बोली और विभाषा। भाषा के प्रकार हम आपको बताएंगे। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक भाषा, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कोई चीज़, वो क्या हुई? मौखिक भाषा। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, जिससे व्यक्ति एक मौखिक रूप से, एक ध्वनि के रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे मैं हिंदी के बारे में आपको बता रहा हूँ और आप उस ध्वनि को सुनकर के समझ पा रहे हैं, वो क्या हुई? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, मैं किसी पत्र या किसी लेख के द्वारा आपको कोई बात बता रहा हूँ, किसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ लिखित रूप में, वो क्या हुई? लिखित भाषा। जैसे मैं किसी के दोष बताऊं, यह लड़का अच्छा नहीं है,
तो ये मैंने लिखित रूप में आपको बताया, तो ये कौन सी भाषा हुई? ये लिखित भाषा हुई। मैंने अपने विचार प्रकट किए लिखित रूप में, तो ये क्या हुई? लिखित भाषा। ऐसे ही सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कैसी? इशारों की भाषा। जैसे सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, हम 3 व्यक्ति हैं, किसी को चीज़ देनी है, किसी को चीज़ या नहीं देनी है, और वो सामने वाला मेरा परिचित, वो उसे चीज़ दे रहा है, तो मैं इशारों में उसे मना करूँगा कि नहीं, इससे वो चीज़ नहीं देनी है, नहीं देनी है। तो ये क्या हुई? सांकेतिक भाषा। यानी आँखों के द्वारा, मुंह की आकृति के द्वारा, जैसे भी मैं उसे समझा पाऊँ, वो क्या हुई? सांकेतिक भाषा। अब बारी बारी से जानेंगे मौखिक भाषा, इसकी परिभाषा को जानेंगे। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तथा कोई दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। इसमें ध्वनि का प्रयोग होता है, ध्वनि के रूप में हम सुनते हैं और उसको समझते हैं, वो क्या हुई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा हमने ये बार बार इसलिए ले रखा है कि मतलब आपको समझ में आए, याद हो जाए कि ये 3 भाषा होती हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब लिखित तो हमने जान ली, हम जानेंगे, मौखिक जान ली, लिखित के बारे में जानेंगे। भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मैंने लिखा था कि वह यानी यह लड़का अच्छा नहीं है, तो ये मैंने लिख के बताया, तो ये क्या हुई? लिखित भाषा। ये हुई लिखित भाषा। अब बात आती है सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति इशारों, संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे क्रिकेट में गेंदबाज इशारे में करता है, इशारे में यानी जो मैदान में जो फील्डर लगे होते हैं उन्हें मतलब इधर उधर करता है। कैसे करता है? वो संकेत दे करके करता है, इधर उधर बोल के नहीं। या फिर विकेट कीपर पीछे होता है, विकेट कीपर इशारा करता है उसे, यानी मौखिक रूप से न बोल के इशारे से बॉलर को संकेत करता है कि बॉलिंग इधर साइड में करिए। अगर वो मौखिक रूप से करेगा तो जो बल्लेबाजी कर रहा होगा वो समझ जाएगा और वो चौकन्ना हो जाएगा, इसीलिए वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। एक मुख्य बात, विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। जैसे हम पूछते हैं कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, किस परिवार की, तो हम कहते हैं भारोपीय। तो यहाँ जिसमें भारोपीय भाषा परिवार को मुख्य माना जाता है, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार को मुख्य माना जाता है, हिंदी भाषा का संबंध भारोपीय कुल संस्कृत भाषा से है। कुल खानदान जो होता है उसके लिए कुल है ये। इसे संस्कृत भाषा की वंशजा या पुत्री कहा जाता है। किसे? हिंदी को।
अब इनके कालखंड के बारे में बताएंगे कि वैदिक संस्कृत कब से कब तक इसका दौर रहा, कब तक प्रचलित रही। तो दोस्तों वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व तक ईसा पूर्व। प्राकृत प्रथम ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि ईसा पूर्व या ईस्वी। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो सन होती है वो उसे ईसा पूर्व कहते हैं, पूर्व की। जो बाद की लगाते हैं वो ईस्वी लगाते हैं। और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और अबहट्ट 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इनके ये कालखंड रहे, इनका ये समय रहा है प्रचलित समय। अब बात करेंगे हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ। सिंधु शब्द का जब सिंधु शब्द में परिवर्तन होकर के क्या बना, हिंदू बना। हिंदू जो बताया जाता है कि जो मध्य एशिया के लोग जो दह है क्या बोलते, दह का प्रयोग करते, से को है, तो ऐसे करके सिंधु हिंदू बना। हिंदू के बाद हिंदी, फिर किसका हुआ, हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी का निर्माण, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। इसका पहला प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी के ग्रंथ कौन से, किताब उल हिंद में मिलता है। किसका, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। इसका उल्लेख ये बताया गया है किताब उल हिंद में कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। किसमें बताया गया है, किताब उल हिंद में। हिंदी भाषा का क्रम ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये इधर का उधर कर देंगे, इधर का उधर, इधर का इधर, इधर का उधर, ये कर देंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसका सही क्रम पूछा जाता है। तो दोस्तों सही क्रम ये है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, के बाद अपभ्रंश, अबहट्ट और शौरसेनी। ये शौरसेनी, ये इसका सही क्रम है, यानी हिंदी भाषा का क्रम। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था जिसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसने 1927 ईस्वी में भारतीय भाषा सर्वेक्षण पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी, भारतीय भाषा सर्वेक्षण पुस्तक लिखी, जिसमें हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण किया। उसने विभाजित किया अलग अलग बोलियों और उपभाषाओं में हिंदी को। किसको, हिंदी को। किन में किया, उपभाषाओं में और बोलियों में। किसने, एक अंग्रेज वो प्रशासनिक अधिकारी था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो उसने विभाजन किया। विभाजन किस प्रकार किया देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास मूलतः अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। हिंदी की उपभाषाओं से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। यानी
आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ? अपभ्रंश भाषाओं से। हिंदी की उपभाषाओं से हिंदी की क्या बोलियों का विकास हुआ, जो एक क्षेत्र विशेष में, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं, वो बोलियां, और जिनमें जो क्या, जिनका जो बोलियों का व्यापक रूप बन जाता है, वो क्या, उपभाषाओं में परिवर्तित हो जाती हैं बोलियां। हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं प्रचलित हैं, 5, जिनका विकास निम्न प्रकार से हुआ है, यानी निम्न अपभ्रंश से, यहाँ लिख लेंगे अपभ्रंश से हुआ है, प्रकार की जगह अपभ्रंश से हुआ है। देखते हैं। अब मैंने अपभ्रंश, ये आपको अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं निकली हैं। यानी सॉरी, ये अपभ्रंश हैं, ये अपभ्रंश, ये जो हैं सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश, ये 4 अपभ्रंश हैं। इनकी उपभाषा हैं, उपभाषाओं के बारे में बात करेंगे। अब लेते हैं सौरसेनी अपभ्रंश को। क्या? सौरसेनी अपभ्रंश को। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश को तो यहाँ डाल लेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। कौन सी? पश्चिमी उपभाषा। ये है पश्चिमी उपभाषा। पश्चिमी उपभाषा में कौन कौन सी बोली हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक तो पश्चिमी हिंदी में, यानी पश्चिमी उपभाषा में, यानी पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसमें कौन कौन सी बोली हैं? एक तो बुंदेली, बांगरू जो हरियाणवी बोली जाती है, एक ब्रजभाषा, 3 एक कन्नौजी और एक कोरबी यानी खड़ी बोली, जो मेरठ साइड में बोली जाती है, मेरठ बागपत इधर की साइड, अमरोहा वगैरह, कोरबी यानी खड़ी बोली। तो ये कितनी हुई? इसकी हुई ये 5 बोली। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की ये 5 बोलियां हैं। इनको याद रखेंगे और नोट करते चलेंगे, नोट करेंगे। ये हाँ डबल टाइप हो गया है, यहाँ समझा देते हैं। और हमने क्या लिया? सौरसेनी अपभ्रंश, जिसकी उपभाषा क्या रही? पश्चिमी हिंदी। क्या रही उपभाषा? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जानेंगे। एक तो बुंदेली जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, और बांगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौज। ब्रजभाषा मथुरा आगरा इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र में। कोरबी, ये कोरबी मेरठ अमरोहा वगैरह इधर बोली जाती हैं कोरबी। तो ये कितनी है? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। ये कितनी है? 5 बोलियां। अब बात करेंगे
सौरसेनी अपभ्रंश की दूसरी उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। सौरसेनी जो अपभ्रंश है उसकी उपभाषा है वो राजस्थानी हिंदी है। और उपभाषा राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं उनके बारे में जानेंगे। एक तो है जयपुरी जो पूर्वी राजस्थानी है, जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी। एक मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। एक मेवाती जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में। और ये मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। जो राजस्थानी हिंदी है उसकी कितनी बोलियां हैं? हम कहेंगे 4। 5 पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की 4, टोटल मिला के कितनी हो गई? ये हो गई 9। याद करते चलेंगे 9। अब अर्धमागधी अपभ्रंश को लेते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश यानी इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं देखेंगे। पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है अर्धमागधी अपभ्रंश की, उसकी कितनी बोलियां हैं? एक तो अवधी है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया था। एक वघेली और एक छत्तीसगढ़ी। ये कितनी है? 3 बोलियां। अर्धमागधी में कितनी बोलियां हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश में जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। 9 पहले 3, ये कितनी हुई? टोटल 12। याद करते चलेंगे। अब बात करेंगे मागधी अपभ्रंश की। मागधी अपभ्रंश, इसकी उपभाषा है बिहारी हिंदी। कौन सी है? मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं देखेंगे। इसमें एक तो है भोजपुरी, एक मैथिली, एक मगही। ये भी 3 हुई। 12 और 3 कितने हुए? 15। याद करते चलेंगे। ये 3 बोलियां हैं। अब बात करेंगे खस अपभ्रंश की। हमने 4 अपभ्रंश बताए थे, ये लास्ट अपभ्रंश है खस। इसकी जो पहाड़ी हिंदी है वो क्या है? उपभाषा। किसकी? खस अपभ्रंश की। जो खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा है। इसकी 3 बोलियां हैं, एक नेपाली, कुमायूनी, एक गढ़वाली। कितनी है? 3। पीछे कितनी प्लस की थी हमने? 15। 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 18। पूरी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हम कहेंगे 18। ये पूछने को आता है। 18 बोलियां हैं। आगे इतना ही है इस क्लास में। आगे क्लास लेकर के आएंगे तब उसमें बताएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और मैं बड़ी आशा और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और आप परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को पूरी तरह से क्या करके आओगे? हल यानी उनका उत्तर दे करके आओगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे फिर निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें, क्लास लाते रहें। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।